माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर। अयोध्या में जिस तरीके से एक 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके बाद यूपी की सियासत बदलती हुई नजर आई। लगातार भारतीय जनता पार्टी घिरती हुई और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को घेरती हुई नजर आई। अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगाते हैं और भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव पर। वहीं अगर देखा जाए तमाम ऐसे मुद्दे अछूते रह गए हैं भारतीय जनता पार्टी पर कहीं ना कहीं, जिसके वजह से इस बार के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। अयोध्या सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अतिक्रमण कराया था और वहां के लोगों का घर तोड़ा था, इसके बाद वहां की जनता नाराज नजर आई और अखिलेश यादव को चुनावी जीत मिल गई और उसी का फायदा कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने उठा लिया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक मुद्दा मिल गया, मोइन खान का मुद्दा जिस तरीके से उभरता हुआ नजर आ रहा है। लगातार डीएनए टेस्ट और नार्को टेस्ट की मांग होती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, लेकिन उन्होंने किसी भी तरीके से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी जिससे ये लगे कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा और कड़ी से कड़ी सजा मिले। जैसा लग रहा था कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं मोइन खान पर बात ही नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कल मीडिया के सामने अखिलेश यादव खुलकर आते हैं और बात करते हैं और डीएनए टेस्ट के बारे में बात करते हैं कि उन्होंने क्यों कहा, किस लिए कहा और भारतीय जनता पार्टी की क्या कमियां हैं, ये सब गिनाते हुए नजर आए। हमारे पास एक वीडियो है, ये वीडियो देखिए जरा क्या कुछ कहते हुए नजर आए अखिलेश यादव। तीसरा अयोध्या का, जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें? हम टेंशन में आ जाएं कि हम भी सर मार दें किसी आदमी के सर पे। आपने देखा नहीं बनारस में क्यूटो में क्या हुआ? अधिकारी पे इतना प्रेशर कि वो आकर के सर मार दिया उसके व्यापारी के। सोचिए आप, इसमें तमाम ऐसे लोग हैं, आप अकेले में बात करना कितने प्रेशर में जीवन जी रहे हैं। ये जो भार है इनके पास, मेडल बेल और ये तमाम लैनियार्ड और नेम प्लेट और तमाम उसके अलावा ऐसा भार है इनके ऊपर, ये काम नहीं कर सकते, न्याय नहीं दे सकते। और उसका परिणाम ये हुआ कि भेदभाव कर रहे हैं और ये भेदभाव इसलिए कर रहे हैं कि इनको हर जगह राजनीति दिखाई दे रही है, वोट दिखाई दे रहा है। ये कितना भी कुछ कर लें, अब जनता को इनसे कोई उम्मीद नहीं है और जब उम्मीद खत्म हो जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो समझ लेना उनका सफाया होना निश्चित है। ये जो हारे हैं, इतना बुरा हारे हैं, जनता इससे भी बुरा इन्हें हराएगी, तभी इनका इलाज हो सकता है। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती है चुनाव से पहले, और उनका लक्ष्य पहले दिन से रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए और खास कर से के मुसलमानों को लेकर के उनकी जो सोच है वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सोचिए एक मुख्यमंत्री योगी, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई योगी अगर वो लोकतंत्र पे भरोसा नहीं करता है और कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा नहीं करता, वो योगी नहीं हो सकता है। मैं 3 घटनाओं का उदाहरण देना चाहता हूं आपके सामने जी। पहली घटना हाथरस, जिसमें एक साधु संत के कार्यक्रम के लिए परमिशन के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेताओं ने लिखा था, लेकिन जो प्रशासन को काम करना चाहिए था उस जिम्मेदारी से सुरक्षा और उन चीजों का इंतजाम करना था, वो नहीं किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। न केवल जान गई है, उनका नुकसान हुआ बड़े पैमाने पर। बहुत से लोगों का हाथ पैर या जो भी नुकसान हुआ उसका कोई मदद सरकार ने नहीं की। दूसरा, आपने देखा होगा गोमती नगर में, और जब मुख्यमंत्री ने सदन में ये कहा, सूची तो हालांकि बहुत लंबी थी, इसमें पुलिस का दोष कम है,
पुलिस तो पूरी सूची दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्यमंत्री और सरकार है वो ये चाहती है कि पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बन जाए। ये जो नए तरह का काम हो रहा है कि पुलिस को भी ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना रहे हैं। जब पुलिस ने सूची दी सब नामों की, तो आखिरकार मुख्यमंत्री जी ने केवल यादव और मुस्लिम का नाम क्यों पढ़ा? और सच्चाई पुलिस भी जानती है कि जिसमें कि यादव का जिसका नाम लिया है, सुनने में आ रहा है कि वो फुटिंग में नहीं था, जो कैमरे की जो तस्वीर है उसमें नहीं है, वो कैमरे में नहीं था, क्योंकि वो चाय पीने गया था और पुलिस को यादव मिल गया, इसलिए उसको जेल भेज दिया। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ऐसे लोग जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन करके काम कर रहे हैं, जब कभी भी सरकार आएगी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, काम बिगाड़ना। अगर थोड़ा सा कोई भी हो, उनके परिवार के लोग या उनके अनुयायी या आसपास के लोग उन्हें सम्मान देना चाहते हैं, उनकी प्रतिमा लगाना चाहते हैं, तो सरकार को कहां से ये कानून याद आ जाते हैं और जानबूझ करके इस तरह का व्यवहार करते हैं, डराने का काम करते हैं। ये डरा करके, बुलडोजर दिखा करके या पुलिस को अपना कार्यकर्ता बना करके उससे कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जनता ने जो अभी सबक सिखाया इनको, जनता तैयार है, आने वाले समय में इनको और सबक सिखाने जा रहा है। गैर बराबरी के खिलाफ और जाति भेदभाव के खिलाफ एकजुट करने का काम किया, बल्कि उस सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम और हम नई पीढ़ी के लोगों तक देने का काम। हाथ नीचे कर लो यार, मोबाइल नीचे कर लो भाई। का जीवन भर संघर्ष रहा और जब कभी भी वो सरकार में ऊंचाई पर पहुंचे, उन्होंने अपने जीवन का सादा जीवन और अपना व्यवहारिक जीवन जो सबों को जोड़ के रखते थे कभी नहीं दूर किया। और हमें याद है कि 5 अगस्त के दिन जो उनका घर दिल्ली में था, फ्रेम लगा घर के बाहर उन्होंने लोहिया के लोगों का लेकर के एक तख्ती लगाई हुई थी और उस दिन पूरे प्रदेश और देश के लोग उनके घर जाकर के उन्हें बधाई और मुलाकात करते थे। वो ऐसा संगम होता था जहां पर साहित्यकार, कवि, इंटेलेक्चुअल या समाज के हर वर्ग के लोग आकर के वहां मिलते थे। और समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र जी के उनके काम और उन्होंने जिस तरीके से हर वर्ग के लोगों को जोड़ के रखा, और उसी का परिणाम ये है कि आज भी समाजवादी आंदोलन जीवित है। इसको आगे बढ़ाना आज सबसे बड़ा, जब हम लोग जनेश्वर मिश्र को याद कर रहे हैं, ये संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि समाजवादी आंदोलन को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से अखिलेश यादव ये बात कहते हुए नजर आए। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अपनी ही नीतियों के कारण भारतीय जनता पार्टी रडार पर है। उनके जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो भी आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार अनुप्रिया पटेल इस बात को उठाते हुए नजर आ रही है, आरक्षण का मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी सही से काम नहीं कर रही है। अखिलेश यादव ये मुद्दा तो उठाते हैं, लेकिन मोइन खान का मुद्दा जिस तरीके से तूल पकड़ रहा है, चंद्रशेखर आजाद रामन भी ये कहते हैं कि जिस तरीके से संजय निषाद संसद में रोते हुए नजर आए, मेरे लिए बहुत दुखदायी बात है कि कैबिनेट मिनिस्टर होकर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और वाकई में मोइन खान जैसे लोगों को, जो 12 साल की बच्ची के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म करने के बाद बचने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं बड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं योगी आदित्यनाथ का शिकंजा भी मोइन खान पर कसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो जीरो टॉलरेंस की एक नीति योगी आदित्यनाथ ने अपनाई है, कहीं ना कहीं ये नीति ही लोगों को और जनता को पसंद आई है। और इसलिए माना जा रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ को बीजेपी के सीएम पद से हटा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो जनाधार है वो गिर जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का पत्ता साफ हो सकता है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में अगर मोइन खान का मुद्दा सॉल्व हो जाता है, योगी आदित्यनाथ उन पर कड़ा एक्शन लेते हुए नजर आएंगे, तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है वो चाहे इस बार के उपचुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, तय मानी जा सकती है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम।